नमस्कार। आइए आज हम ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आज टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द ओशियन मतलब तापमान और घनत्व जो महासागरीय जल का है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डेली रेंज मतलब दैनिक तापांतर को देखते हैं। दैनिक तापांतर कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक सी वाटर मतलब समुद्र के स्तर पर। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 2 PM के करीब मिलेगा और मिनिमम टेम्परेचर आपको 5 AM मतलब सुबह मिलेगा। 2 PM पे दोपहर में और मिनिमम टेम्परेचर 5 AM पे। ये आपको मालूम है, जो कि टेम्परेचर जब हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहे थे तो वो था उसमें। आगे बढ़ते हैं। तापांतर क्या होता है ये जानते रहिएगा। तापांतर मतलब जो उच्चतम ताप है और न्यूनतम तापमान है उनका जो अंतर होता है उसी को तापांतर कहते हैं। दैनिक तापांतर कहने का अर्थ हुआ जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और न्यूनतम टेम्परेचर का जो अंतर है उसी को हम दैनिक तापांतर कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम वार्षिक तापांतर देखें तो आपको ये मैक्सिमम मिलेगा अगस्त महीने में और मिनिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा वार्षिक तापांतर में फरवरी महीने में। ठीक है, और औसत एवरेज एनुअल रेंज अगर हम देखें तापांतर का तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर इसे -12 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं पाया जाता है। और इनक्लोज की मतलब कि जो आसपास मतलब बीच में सागर है और आसपास जो है आपका वो स्थल से घिरा हुआ सागर है। ठीक है, इसलिए स्थल से घिरे हुए सागर को इनक्लोज की कहते हैं। इसमें देखिए मैंने बीच में की दिखा, आसपास जो लैंड है उसमें जो वार्षिक तापांतर होता है वह अधिक पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को क्यों अधिक पाया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्थल होता है वो तेजी से गर्म होता है, तो अपना स्थल जो है वह समुद्र पे मतलब सी पर सागर पे अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वार्षिक तापांतर इनक्लोज सी में ज़्यादा पाया जाता है। सागर का आकार जो होता है, शेप जो होता है, जितना बड़ा होगा वार्षिक तापांतर उतना ही कम होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, वह बहुत बड़ा है। ठीक है, और वहीं अटलांटिक महासागर है जो वह पैसिफिक की तुलना में कम है। इसीलिए पैसिफिक ओशियन का जो तापांतर होता है वह अटलांटिक ओशियन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ठीक है, यही बात है कि सागर का आकार जितना बड़ा होगा वार्षिक तापांतर उतना ही अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में मतलब विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं। पहले मान लीजिए इसे आप अच्छे से समझिए। 1 ग्राम तत्व के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा का आवश्यकता होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आप ऐसे समझिएगा कि 1 क्यूबिक फीट हमने ले लिया, कोई मतलब वॉल्यूम ले लिया। 1 फीट आपका वाइड चौड़ा रहेगा, 1 फीट हाइट लंबा रहेगा, 1 फीट डीप गहरा रहेगा। ठीक है, एक चौड़ा फिर लंबा और फिर गहरा। एक वॉल्यूम मैंने 1 क्यूबिक फीट का निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए ये मैंने जल निकाल लिया 1 क्यूबिक फीट का, और उसमें जो है हम उसे गर्म कर रहे हैं। जितना इस समय वर्तमान में टेम्परेचर है उसके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊर्जा आती है उसी को हम, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है मात्रा की, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 1 ग्राम तत्व के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, देखा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। स्थलीय भाग जो लैंड एरिया होता है उसकी अपेक्षा जलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। मान लीजिए हम 1 क्यूबिक फीट जल ले रहे हैं, उसे गर्म करने में जो ऊष्मा की एनर्जी लग रही है, और एक फीट गहरा, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा मैं एक मतलब कि स्थल खंड का भाग उठा रहा हूँ और उसको गर्म करने में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। कहने का अर्थ हुआ कि स्थलीय भाग जानते हैं तेजी से गर्म हो जाएगा उसको मतलब, और वहीं जलीय भाग दुगने की स्पीड से आपको गर्म होगा। इसको देखिए यहाँ पे बताया है कि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा 0.19 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होता है 1 डिग्री कैलोरी हो जाता है। देखिए 0.19 है, स्थल मतलब जल्द ही गर्म हो जा रहा है, और आपका जल को गर्म करने में समय लग रहा है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, तो 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो 1 घन फुट मैंने लिया, 1 घन फुट क्यूबिक फीट जल को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 1 घन फुट भूमि लैंड की अपेक्षा दुगनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी जानते रहिएगा कि आप भूमि मतलब लैंड को जितना आप लैंड को गर्म करने में जितना ऊष्मा लगता है उसका दुगना आपका मतलब कि जल को गर्म करने में ऊष्मा लगेगी। ठीक है,
तो वही कह रहे हैं कि जल को 1 डिग्री गर्म करने के लिए 1 घन फुट भूमि की अपेक्षा, मतलब लैंड की अपेक्षा दुगनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस उठाने के लिए उसकी दुगनी भूमि की दुगनी ताकत वाटर को देनी पड़ती है, ऊष्मा की। अब आगे बढ़ते हैं। सागरीय तापमान जो है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले जो जो कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो तापमान को, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले जो सागर कारक है वो लेटीट्यूड अक्षांश है। एक नॉर्मली कहा जाता है कि इक्वेटर मतलब कि ध्रुवों, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के पोल मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर सतही जल जो सरफेस वाटर होता है आपके एकदम सी लेवल पे, जो सतही तल होता है, सरफेस वाटर है, उसका टेम्परेचर घटता जाता है। मतलब जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वहाँ का जो सतही जल सरफेस टेम्परेचर होगा वह घटता जाएगा। वहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, आप जान ही रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक लैंड पाया जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको अधिक मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में लैंड अधिक है तो वहाँ पे देन सरफेस ऑफ द वाटर टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा। वहीं पे अगर इन कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम देखा जाए तो, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा आपको मिलेगा टेम्परेचर। अब नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडा होता है। तो जो प्रकृति है, आपको अभी मैंने बता रहा था ना विशिष्ट ऊष्मा में कि लैंड की दुगुना जो है आपको जल को ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ठंडा भी हो जाता है, दोनों बात रहती है इसमें। अब आते हैं प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड मतलब प्रचलित पवने, जो आप ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, पोलर विंड हो गया, ये सब प्रिवेलिंग विंड है। तो प्रिवेलिंग विंड भी प्रभाव डालती हैं टेम्परेचर पे। देखिए बता रहे हैं कि ऑफशोर विंड जो स्थल के समुद्र की ओर चलती हैं वह स्थल के समुद्र की ओर चलती हैं तो क्या करती हैं कि समुद्र का जल जो है एक तरफ ले जाके ढकेल देती हैं और नीचे के जो अपवेलिंग ऊपर उठता है मानी, और एक ऑनशोर विंड होता है जो कि सी टू लैंड चलती है। इसे हम और अच्छे से यहाँ समझाए हैं कि आप देखने की कोशिश करिएगा। जब सागर से जब स्थल से सागर की ओर मतलब लैंड टू सी, ये ऑनशोर ऑफशोर वाला है, हवाएं चलती हैं जिसे ऑफशोर विंड कहते हैं। तो अपने साथ क्या है, तट मतलब कोस्ट के, क्योंकि ये स्थल से चल रही हैं तो कोस्ट के सागर के गर्म जल को, जो वार्म वाटर है, उसको सागर की ओर बहा ले जाती हैं और आगे बहा ले जाती हैं। तो उसकी स्थान पूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है जिसे अपवेलिंग ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, जिस कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत क्या स्थिति होती है, जहां पर हवाएं जो है तट की ओर चलती हैं, मतलब कि सागर की तट कोस्ट की तरफ चल रही, ऑनशोर विंड कहने का अर्थ है सी टू लैंड चल रही, सागर के स्थल की ओर चलने वाली हवाएं चलती हैं। तो वहां पर तट के पास जो है, कोस्ट के पास जो है गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है, क्योंकि वो सागर गर्म जल राशि वहीं कोस्ट पे आके एकत्रित कर देती हैं, जिस कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब गर्म पानी का एकत्रित कर देती है, मतलब गर्म पानी का ढेर लगा देती है ना, समुद्र से गर्म पानी को लाती हैं, वही कोस्टल एरिया पे, महाद्वीपीय कोस्ट के पास वो इकट्ठा कर देती हैं। तो ये जो प्रिवेलिंग विंड है ये भी टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं, सागरीय टेम्परेचर को। अब आते हैं ओशनिक करंट। ओशनिक करंट को भी समझिएगा, महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो भी प्रभाव डालती हैं। देखिए गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं, देखिए गल्फ स्ट्रीम है तो यूरोप के गल्फ स्ट्रीम जो है, यूरोप के जो आपका पश्चिमी तट है उस पर वह गर्म वहाँ पे जो है गर्मी ला देती है, उच्च स्थान पे हाई लेटीट्यूड पे है, लेकिन गर्म स्ट्रीम, देखिए गल्फ स्ट्रीम हो गया, ये गर्म जल धारा है। वही ठंडी जल धारा लेब्राडोर है, वह यहाँ पे आपके पूर्वी तट पर अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, वो ठंडा प्रभाव डालती हैं। जिस स्थान पर जाती हैं वहाँ पे तापमान में परिवर्तन ला देती हैं, ओशियन करंट। ठीक है, तो ये सब हो गया सागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ओशियन टेम्परेचर, मतलब तापमान का जो क्षैतिज वितरण है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए कि इक्वेटर के, मैंने बताया ना, इक्वेटर के पोल की तरफ जाने पर, अब देखिए इक्वेटर पर महासागरों की ऊपरी सतह सरफेस का टेम्परेचर जो है वह 26.7 डिग्री सेल्सियस या फिर कह सकते हैं 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि महासागरों का इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर औसत नहीं बल्कि सरफेस पर, मतलब जो सी लेवल टॉप पे है, सी लेवल है, सतह पर, एकदम टॉप वाले सतह पर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है, और ध्रुवों की ओर जाने पर यह टेम्परेचर में गिरावट आती है। मैंने अभी बताया था ना आपको लेटीट्यूड अक्षांश में, तो इक्वेटर के पोल की ओर जाने पर सतही जल का टेम्परेचर घटता है। तो सतही जल का टेम्परेचर आपको इक्वेटर पर जो है 26.7 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा।
अब आते हैं ध्रुव की ओर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट आती है, और ये गिरावट जो है इसका जो दर है प्रत्येक अक्षांक पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से गिरती जाती है। मतलब कि इक्वेटर के आप जैसे जैसे अक्षांक के ऊपर जाते जाएंगे ध्रुवों की तरफ, वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से वह गिरती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, वार्षिक औसत वार्षिक तापमान। ठीक है, ये जो सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान है वह 17.2 डिग्री सेल्सियस या फिर इसे कहते हैं 63 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कि हम पूरे औसत अगर हम निकालें होल ओशियन का वार्षिक तापमान, एक चीज जानते रहिए कि वार्षिक तापमान है तो 17.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 63 फ़ारेनहाइट का कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें पूरे एनुअल टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध में औसत अगर हम देखें तो 19.1 डिग्री सेल्सियस या फिर इसे कह सकते हैं कि 67 डिग्री फ़ारेनहाइट इसे कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह 16.1 डिग्री सेल्सियस या फिर इसे कह सकते हैं 61 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध जो है एवरेज एनुअल टेम्परेचर है। ठीक है, औसत वार्षिक तापमान दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे, उत्तरी अटलांटिक में मतलब कि आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गर्म जलधारा जैसे गल्फ स्ट्रीम के कारण इक्वेटर से उत्तर की ओर जाने पर, इक्वेटर से मतलब कि आपके भूमध्य सागर से विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर, उत्तर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट न्यून होती है, मतलब मिनिमम होती जाती है। ठीक है, कारण होता है ये कि जो गल्फ स्ट्रीम है वह उत्तर पूर्वी यूरोप के तट पर, देख रहे हैं ना, मैंने बताया था ना गल्फ स्ट्रीम के बारे में, तो उत्तर पूर्वी यूरोप के तट पर टेम्परेचर बढ़ा देती है। गर्म स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है जो इक्वेटोरियल करंट से उत्पन्न होती है, और ये जो है आपके घूम कर जो है आपके उत्तर पश्चिमी यूरोप के तट पर जाकर टेम्परेचर को बढ़ा देती है। क्रूमेल के अनुसार, क्रूमेल क्या कहते हैं कि ओशियन के सरफेस जो एकदम सतह है का मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश में आपको मिलता है, ऐसा ये क्रूमेल जी कहते हैं। इसका कारण यही है, वही जो गल्फ स्ट्रीम है वही कारण है इसके पास पाता है। और न्यूनतम टेम्परेचर जो है आपको 80 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड पोल पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो न्यूनतम तापमान जो है सतह का मिलेगा सरफेस, ओशियन सरफेस का, वह आपका 80 डिग्री नॉर्थ पे मतलब ध्रुवों की तरफ और पोल ध्रुव की तरफ आपको मिलेगा। मिनिमम जो टेम्परेचर आपको 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में मिलता है। ठीक है, और मिनिमम जो है आपका ध्रुव की तरफ जाने पर कम होता है, इसलिए 80 डिग्री नॉर्थ और आपका ये पोल ध्रुव की तरफ। पैसिफिक ओशियन की सतह सरफेस का एनुअल टेम्परेचर, तो देखिए अब आते हैं एक एक महासागर को समझते हैं। पैसिफिक ओशियन को देखते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर की जो सरफेस का एनुअल टेम्परेचर है 19.1 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इंडियन ओशियन का एनुअल टेम्परेचर सरफेस का 17 डिग्री सेल्सियस। वही उसी प्रकार अटलांटिक ओशियन का एवरेज एनुअल आपका एनुअल टेम्परेचर ऑफ द सरफेस जो सतह का रहेगा ओशियन सरफेस का वो 16.91 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पैसिफिक ओशियन में, फिर इंडियन ओशियन में, फिर अटलांटिक ओशियन में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पैसिफिक ओशियन के न्यू स्कॉटलैंड पे न्यूनतम टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वह 3.3 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर न्यूनतम टेम्परेचर पाया जाता है, और वहीं पैसिफिक ओशियन की पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है 32.2 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, ये पैसिफिक ओशियन की जो सतह का टेम्परेचर था वो एनुअल टेम्परेचर लिया गया है। ठीक है, वार्षिक तापमान लिया गया है। ठीक है, और इंडियन ओशियन का वार्षिक तापमान, और ये जो पैसिफिक ओशियन है उसके न्यू स्कॉटलैंड में न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर कितना पाया जाता है, और पश्चिमी पैसिफिक में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पाया जाता है उसके बारे में है। उसी प्रकार से इंडियन ओशियन के बारे में अगर हम देखें तो इंडियन ओशियन के इनक्लोज सी मतलब बंद सागर, इनक्लोज सी कहने का अर्थ जानते रहिएगा, जो 4 महाद्वीपों के घिरे हुए, मतलब कह सकते हैं कि बीच में सागर हो, जैसे कैस्पियन सागर हो गए, ये सब जो सागर हैं उन सबको इनक्लोज की में आते हैं। ठीक है, चारों तरफ के लैंड है और बीच में आपका एक सागर घिरा हुआ है। तो इनक्लोज की के सरफेस पर मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम देखें इंडियन ओशियन में तो रेड सी है, लाल सागर, जिसका 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या क्या कहते हैं 32 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। फारक की खाड़ी, बे ऑफ फारक में आपको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34.4 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन टेम्परेचर। ठीक है, तो लंबवत वितरण यानी
समुद्री सतह की सी लेवल पर, जानते रहिए सी लेवल से गहराई में जाने पर, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये मैंने सी बनाया है समुद्र, ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसी को हम सागरी सतह कहते हैं, सी लेवल, ठीक है, समुद्री सतह। और जब उसके नीचे आते हैं गहराई में तो इसी को बॉटम कहते हैं, जब पेदी वाला नीचे वाला इसे नीतल कहते हैं, ओशियन बॉटम, समुद्री नीतल, ठीक है, नीचे वाले को। तो अब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में समुद्री तल से मतलब सी लेवल से गहराई में जाएंगे, उस पर जो टेम्परेचर का अंतर पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो महासागरों का जो सर्वाधिक टेम्परेचर है, इस चीज़ को जानते रहिएगा, वह सतह पर, सरफेस पे पाया जाता है, मतलब एकदम सी लेवल पे पाया जाता है, उस पर ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर आपको प्राप्त होगा क्योंकि सन की रोशनी वहाँ अच्छी मिल जाती है। तो सूर्य की किरणें जो है सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती हैं, ठीक है। उसे हम फोटिक या इयोफोटिक जोन कहते हैं। जो सन का रे आएगा वह सागर के अंदर तक 200 मीटर गहराई तक आपका जाएगा, उसे हम फोटिक या इयोफोटिक जोन, प्रकाशित मंडल कहते हैं। और 200 मीटर के अंदर, 200 मीटर के अंदर बॉटम तक उसे एफोटिक जोन कहते हैं। एफोटिक मतलब अप्रकाशित मंडल, ठीक है। इस चीज़ को भी जानते रहिए, इसमें मैंने एफोटिक जोन नहीं लिखा है, लेकिन एफोटिक जोन कहने का अर्थ हुआ कि 200 मीटर से एकदम बॉटम तक, पेदी तक, मतलब गहराई तक जाने वाले को एफोटिक जोन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगली पॉइंट पर अगर हम देखें तो सतह के नीचे गहराई की ओर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। नॉर्मली ऐसी होती बात है, परंतु घटने की दर समान नहीं है, कहीं कहीं घटने की दर जो है समान नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर, यद्यपि ओशियन सरफेस सतह का टेम्परेचर इक्वेटर के पोल की ओर तक कम होता जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाएं, ध्रुव की तरफ जाएं, तो जो सतह का सरफेस होता है ओशियन का, वह सतह का सरफेस जो ओशियन, सॉरी हम ये कहना चाहते थे, इक्वेटर पोल की बात नहीं है, हाँ यही बात है। यद्यपि ओशियन सरफेस का टेम्परेचर इक्वेटर के पोल की ओर तक कम होता है, परंतु ओशियन बॉटम जो पेदी है, ओशियन बॉटम सागर नीतल का टेम्परेचर इक्वेटर के पोल तक समान, इक्वल रहता है। अब चीज़ समझ में आई है। कहने का अर्थ ये हुआ, जो सी का एकदम टॉप वाला मतलब सागरी सतह है, जो ऊपर वाला सतह है, ओशियन सरफेस का जो टेम्परेचर है वह इक्वेटर के ध्रुव की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाने तक कम होता है, ठीक है। परंतु क्या होता है, ओशियन बॉटम जो एकदम गहराई वाला हिस्सा है, ओशियन बॉटम नीतल, देखिए मैंने बनाया है, ये लैंड हो गया, सी हो गया, ठीक है, नीचे एकदम गहराई वाला ओशियन बॉटम सागर नीतल का टेम्परेचर जो है वह इक्वेटर के पोल की तक समान, इक्वल रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। मतलब सरफेस पे जो है वह चेंजेस आ जाते हैं, आपके भूमध्य रेखा के ध्रुव की तरफ जब जाएंगे तो सरफेस पे चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन आप गहराई में इक्वेटर मतलब कि बॉटम पे, सी बॉटम पे अगर हम गहराई पे देखें तो इक्वेटर से लेके पोल तक सभी जगह पर समान टेम्परेचर आपको मिलेगा लगभग, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि ओशियन सरफेस सतह का टेम्परेचर इक्वेटर के पोल की ओर तक कम रहता है, परंतु ओशियन बॉटम सागर नीतल का टेम्परेचर इक्वेटर के पोल तक समान, इक्वल रहता है। अतः इक्वेटर पर गहराई साथ टेम्परेचर में गिरावट तीव्र गति से है, जबकि पोल ध्रुव की ओर घटने की दर कम होती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने अभी बताया ना आपके स्थल और सागर वाला, ये तो ये वाली बात हो गई, ऑफशोर और ऑनशोर विंड, ठीक है। अब ऑफशोर ऑनशोर विंड भी प्रभाव डालता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब स्थल से सागर की ओर, मतलब लैंड से सी की ओर हवाएं चलती हैं, मतलब लैंड महाद्वीपों से लेकर हवाएं जो है आपको सागर की ओर चलती हैं, तो क्या होता है, तो ये ऑफशोर विंड कहते हैं। तो अपने साथ जो है तट मतलब कोस्ट के जो है, जो तट मतलब कोस्ट के सागर के गर्म जल को सागर की ओर और आगे बढ़ा ले जाती हैं, ठीक है। इसकी अब क्या होता है, जब सागर के तट को हटा देती हैं तो तट के पास क्या होता है, उसकी स्थान पूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर उठता है, जो समुद्र का ठंडा जल गहराई से वो ऊपर उठता है, अपवेलिंग से कहते हैं, ऊपर उठता है, अपवेलिंग ऑफ वाटर, जिस कारण वहाँ का टेम्परेचर जो है वह कम हो जाता है, ठीक है, कोस्ट का। अतः क्या होता है, गहराई के साथ टेम्परेचर का जो पतन रहता है, मतलब पतन दर जो रहता है, गहराई का जो टेम्परेचर कम होता है वह मंद हो जाता है, रुक जाता है। और इसकी विपरीत स्थिति क्या होती है, जब जहाँ पर हवाएं जो है तट की ओर चलती हैं, ऑनशोर विंड, मतलब कहने के बाद सी टू लैंड, मतलब कि समुद्र के कोस्टल की एरिया की तरफ चल रही हैं, मतलब महाद्वीपों की तरफ चल रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तट के पास जो है गर्म जल राशि एकत्रित कर देती है, जो समुद्र से गर्म जल राशि लाई जाती है वह गर्म पानी का ढेर जो है कोस्ट के पास लगा दी जाती है, ठीक है, जिस कारण जो है कोस्ट के पास टेम्परेचर बढ़ जाता है। अतः गहराई के साथ जो है तापमान का जो गिरना था वह तीव्र गति से होने लगता है, ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। तो आपका ऑनशोर और ऑफशोर विंड भी प्रभावित करता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आते हैं इक्वेटर पर वर्षा के जल, जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा जल है, के कारण सैलिनिटी कम हो जाती है, अतः सतह के नीचे उच्च तापक्रम एवं उच्च लवणता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ
कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप जानते ही होंगे कि इक्वेटर पर मतलब भूमध्य रेखा के पास हाई टेम्परेचर रहता है तो इवापोरेशन हाई होता है। इवापोरेशन हाई होने की वजह से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने के बाद जो है वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा जो होती है वो फ्रेश वाटर, ताज़ा जल होती है, और इस वर्षा के कारण जो है सैलिनिटी में कमी आ जाती है, और यही कमी की वजह से सतह के नीचे जो है उच्च तापक्रम व उच्च लवणता पाई जाती है, ठीक है। सी लेवल के, सी सतह सरफेस के नीचे जो है उच्च तापक्रम उच्च लवणता पाई जाती है, परंतु उसके बाद पुनः जो है तापक्रम का जो पतन दर है वह शुरू हो जाता है। गहराई के अध्ययन कर रहे हैं ना, इसलिए हम उसके बाद पुनः जो है तापक्रम का पतन शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पर मतलब क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पर सागरीय क्षेत्रों में अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, सारगैसो सी हो गया जो कि अटलांटिक ओशन पाया जाता है, रेड सी जो इंडियन ओशन का है, ठीक है, सुलू सी, भूमध्य सागर, इन सब के ये सब जो है, इन सब का कारण जो है इनके जल का बाहरी सागरी जल के साथ मिश्रण न हो पाना, क्योंकि ये इनक्लोज सी के अंतर्गत आते हैं ना, आपके सारगैसो सी हो गया, तो ये बाहरी जल से इनका संपर्क नहीं हो पाता मैक्सिमम, तो जल के साथ मिश्रण न हो पाने की वजह से इनके जो टेम्परेचर में है वह मतलब अधिक गहराई पे भी टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, ठीक है। जो गिरने का दर है वह नहीं रहता है, कम रहता है। अब आते हैं इनक्लोज सी। इनक्लोज सी मतलब बंद सागर, मैंने बताया ना आरी आरी लैंड रहेगा, बीच में सी रहेगा, तो इसे इनक्लोज सी ऑफ हाई लैटिट्यूड मतलब उच्च अक्षांशों पर जो इनक्लोज सी है उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि कहने का अर्थ हुआ कि जो सी लेवल है उसके नीचे अगर हम गहराई में जाएं तो उसका जो टेम्परेचर है वह सतह की अपेक्षा कम होगा। तो देखने इन्होंने कहा ना कि सतह मतलब सरफेस का टेम्परेचर गहराई में जाने पर टेम्परेचर की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो सरफेस का टेम्परेचर गहराई में टेम्परेचर की अपेक्षा कम होता है, तो इसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इनक्लोज सी में पाया जाता है और हाई लेटीट्यूड पे, ठीक है। तो इनक्लोज सी ऑफ हाई लेटीट्यूड पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है, इस चीज़ को जानते रहिए, पूछा भी है। फिर लेयर थर्मल स्ट्रक्चर वर्टिकल इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है कि ऊपर सतह है और जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे उसके बारे में अध्ययन किया। तो ऊपरी सतह, जो ऊपरी सतह है उसको सी लेवल से सागरी तल के 500 मीटर की गहराई तक को ऊपरी सतह माना गया है। फिर थर्मोक्लाइन लेयर, यही थर्मोक्लाइन लेयर है। थर्मोक्लाइन लेयर में टेम्परेचर का अध्ययन किया जाता है। तो 300 से 1000 मीटर की गहराई में, ठीक है, टेम्परेचर में तेजी से परिवर्तन होता है, जिसमें जो है तेजी से कमी आती है, ह्रास, टेम्परेचर में तेजी से कमी होती है, किसमें, थर्मोक्लाइन लेयर में, 300 से 1000 मीटर के बीच में। अब आते हैं तीसरा जो लेयर है वह आपका 1000 मीटर से महासागरीय तली तक मतलब बॉटम तक सर्वाधिक बॉटम तक पाया जाता है, और ये सर्वाधिक ठंडी होती है क्योंकि गहराई में है और भारी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, इसलिए भारी होती है, ठीक है। निचली परत है ये, लोअर लेयर। अब हम टेम्परेचर के बाद डेंसिटी का अध्ययन करते हैं। डेंसिटी इज द सब्सटेंस मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। इसे हम ऐसे पी का एरो टाइप का बनाए, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं मास अपान पर वॉल्यूम, मतलब कितना मास है उस वॉल्यूम में। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी तत्व के मतलब किसी भी एलिमेंट के प्रति इकाई आयतन में जो वॉल्यूम है कि द्रव्यमान मास की मात्रा को ही डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का जो मापन है, ठीक है, प्रति घन सेंटीमीटर मतलब पर क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन वॉल्यूम में ग्राम का अध्ययन कीजिए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में इसे दर्शाया जाता है, इस चीज़ को जानते रहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ ओशियन महासागरीय जल का घनत्व, ठीक है। तो प्योर डिस्टिल वाटर का घनत्व जो है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या कहते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहा गया है। शुद्ध जल का जो मैक्सिमम डेंसिटी है, इस चीज़ को जानते रहिएगा, शुद्ध मतलब प्योर डिस्टिल का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर, आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, या फिर कहते हैं 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको मिलता है डेंसिटी, ठीक है। महासागरीय जल का जो औसत घनत्व है वह 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहा जाता है, ठीक है। ये रहता है आपका औसत एवरेज डेंसिटी ओशियन वाटर का, ठीक है, ओशियन का। अब आते हैं समुद्री जल। सी वाटर का अधिकतम घनत्व जो रहता है वह -1.332 डिग्री सेल्सियस या फिर कहते हैं 29.6 फ़ारेनहाइट। तो ऐसे 1.33 ना करके -1.3 डिग्री सेल्सियस जो है वह मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है सी वाटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर और डेंसिटी में समानतः विलोम इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर मैंने शो किया ऊपर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और यदि टेम्परेचर देन डेंसिटी लो, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डेंसिटी जो है लो होगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब डेंसिटी हाई होगी तो टेम्परेचर लो होगा, ठीक है।
तो टेम्परेचर डेंसिटी में विलोम संबंध होता है। यही इसका जो कारण है टेम्परेचर डेंसिटी में विलोम संबंध का, वह थर्मल एक्सपेंशन, मतलब क्या होता है जब तापमान अधिक पड़ता है तो फैलता है, तो इसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन से टेम्परेचर मतलब आपका डेंसिटी जो है वह कम हो जाती है। ठीक है, थर्मल मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एक्सपेंशन की डेंसिटी कम हो जाएगी। वहीं कंस्ट्रक्शन से जो है जब तापमान कम होता है तो सिकुड़ता है तो घनत्व जो है बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन से संकुचन से घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए तापमान बढ़ने पर डेंसिटी कम और आपका तापमान घटने पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, यही बात है। ठीक है, कंट्रैक्शन मतलब संकुचन से बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सागरी जल की लवणता सैलिनिटी एवं घनत्व डेंसिटी में सीधा संबंध होता है। रिलेशनशिप जो होता है उसका पॉजिटिव होता है, क्या कहते हैं, किसमें, सैलिनिटी में और डेंसिटी में। कहने का अर्थ हुआ ये कि जब सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी तो सैलिनिटी भी कम होगी। कारण ये है कि जो जल में घुला नमक है, सॉल्युबल सॉल्ट है, वह शुद्ध जल फ्रेश वाटर की अपेक्षा भारी होता है, यही कारण है। तो जल में सी वाटर में आप जानते ही हैं उसमें नमक रहता है, वह शुद्ध जल की अपेक्षा ज़्यादा भारी होता है, इसलिए सी वाटर भारी होता है फ्रेश वाटर की तुलना में। ठीक है, तो सागरी जल की जो जलता है वह डेंसिटी में सीधा संबंध रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी टेम्परेचर एंड सैलिनिटी में रिलेशनशिप को दिखाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। तो इसको एक चीज़ के सर ने बताया, TdS/TPH। तो T मतलब टेम्परेचर, D मतलब डेंसिटी और X मतलब सैलिनिटी। ठीक है, तो T से थर्मोक्लाइन, एक थर्मोक्लाइन लेयर है जो मैंने अभी बताया ना, 300 से 1000 मीटर की गहराई पर जो पाया जाता है, जिसमें तेजी से तापमान में कमी आती है, तो थर्मोक्लाइन लेयर जिसे कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी को हम पाइक्नोक्लाइन से दर्शाते हैं और सैलिनिटी को हम हेलोक्लाइन कहते हैं, जो कि 300 से 1000 मीटर की तीनों गहराई जो है 300 से 1000 मीटर गहराई में पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे मैंने दर्शाने की कोशिश किया है कि वहीं थर्मोक्लाइन जो है और पाइक्नोक्लाइन, इनमें अपोजिट रिलेशनशिप होता है और उसी प्रकार पाइक्नोक्लाइन हेलोक्लाइन में आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि टेम्परेचर और डेंसिटी में आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगा जो अभी मैंने बताया, और आपका जो है डेंसिटी और सैलिनिटी में जो है, नहीं, डेंसिटी और सैलिनिटी में आपको पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा, सॉरी, और डेंसिटी और सैलिनिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगा, और वहीं जो है आपका टेम्परेचर और आपका डेंसिटी में अपोजिट रिलेशनशिप, मतलब कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, आते हैं डेंसिटी। पाइक्नोक्लाइन डेंसिटी जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंध में, मतलब कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, लो लेटीट्यूड एरिया में, हाँ, महासागरों में 300 से 1000 मीटर, 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग में सागरी जल के डेंसिटी में तेजी से परिवर्तन वृद्धि होता है। ठीक है, 300 से 1000 मीटर की गहराई पर गहराई वाले भाग में सागरी जल में डेंसिटी में तेजी से परिवर्तन वृद्धि होती है। ठीक है, जो परिवर्तन और वृद्धि के तौर पर होता है, इसी जानते रहिएगा। टेम्परेचर जब 300 से 1000 में जाता है तो तेजी से गिरता है। ठीक है, वहीं डेंसिटी जब मतलब 300 से 1000 मीटर पे जाती है तो तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों को दर्शाने की कोशिश किया है, आप इससे और अच्छे समझ जाएंगे। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0, 5, 6, 10, 15, 20, 25 करके मैंने इधर टेम्परेचर को दर्शाने की कोशिश की है, और इधर जो है गहराई शीतल तक, मतलब सी लेवल के लेकर बॉटम तक की मैंने गहराई दर्शाने की कोशिश की है। तो 300 से 1000 मीटर जो है, 300 से 1000 मीटर आपको डेंसिटी में मिलेगी भी, सैलिनिटी में मिलेगी और आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर में मिलेगी। ठीक है, तो जो है आपका, आगे बढ़ते हैं, मैं ये कहना चाहता था कि 300 से 1000 मीटर के बीच में आपको देख रहे हैं टेम्परेचर जो है तेजी से गिर रहा है। ठीक है, परिवर्तन जो है एकदम, देखिए अभी यहाँ तक 300 मीटर तक सही चल रहा था, लेकिन 300 से 1000 मीटर तेजी से गिर रहा है। ठीक है, वैसी प्रकार से डेंसिटी जो है आपको देखिए, ये मैंने इधर बढ़ाने, डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तेजी से बढ़ रहा है, देख रहे हैं डेंसिटी जो है, परिवर्तन जो है तेजी से बढ़ रहा है, ह्रास हो रहा है। वहीं अगर हम हेलोक्लाइन मतलब सैलिनिटी को देखें तो इसमें जो है तेजी से गिर रहा है। ठीक है, मतलब 300 से 1000 मीटर गहराई पर तेजी से गिर रहा है। तो ये मैंने तीनों डेंसिटी, टेम्परेचर और सैलिनिटी को दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है।